तो हम देखेंगे कि पॉइंट मास क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड मास किसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मास काफ़ी सिंपल है। हर 3 डायमेंशनल चीज़ जिसका कुछ वॉल्यूम हो या जिसका कोई पर्टिकुलर शेप हो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्यों कहेंगे तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई संदूक है हमारे पास रखा हुआ और उसके अंदर हमने ढेर सारे बॉल्स डाल दिए। तो मैंने आपसे पूछा कि इन बॉल्स का मास कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि हर बॉल का एक अपना अपना मास है और वो एक अपनी अपनी जगह के ऊपर है। यहाँ पर इन बॉल्स का जो मास है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं है, वो बॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे संदूक के अंदर। तो यही होता है कि हर जो चीज़ होती है हमारी 3 डायमेंशनल चीज़ वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है और मटेरियल उस ऑब्जेक्ट में फैला हुआ होता है। तो जहाँ जहाँ वो मटेरियल होगा वहाँ वहाँ उसका मास होगा। और ये इन रियलिटी हकीकत में सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि उनका जो मास होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन पॉइंट मास की अगर बात करें तो पॉइंट मास के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका मास हम कंसीडर करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। अब हमको पॉइंट मास की ज़रूरत क्यों पड़ी पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए अब अपने किसी दोस्त के साथ ग्राउंड में खेल रहे हो A, B, C और आप अपने किसी थर्ड फ्रेंड को जिसका नाम C है उसको कहते हो कि मैं B के पास कोई एक बॉल थ्रो करूँगा और C का ये काम होगा कि उस बॉल ने किस टाइप की पाथ ट्रैवल की उसको ट्रेस करना, उसका शेप बताना कि वो बॉल गई कैसे, ठीक है। और आप वो बॉल फेंकते भी हो, वो बॉल ऐसे गई और B ने उसको कैच कर लिया और C के पास आते हो और C को पूछते हो कि चलो बताओ उस बॉल ने कैसे पाथ ट्रेस की, तो इजीली बताएगा कि उस बॉल ने ऐसे पाथ ट्रेस की। आप खुश होते हो और अपने दोस्त को बोलते हो कि चलो ठीक है फिर से एक मरतबा करते हैं ये, लेकिन इस बार मैं बॉल नहीं फेंकूंगा, इस बार मैं कोई बैट फेंकूंगा। और आप अपनी बैट फेंकते भी हो B के पास, लेकिन वो जो बैट है वो थोड़ी सी रोटेट होती हुई वहाँ तक जाती है। आपके दोस्त तक वो बैट चली गई और उसने कैच कर गई। आप फिर से C के पास आते हो और उसको पूछते हो कि क्या तुमने इसकी बात को ट्रेस किया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और वो कहेगा कि नहीं यार इस बार नहीं कर पाया क्योंकि इस बार जो था वो बैट थोड़ी सी बड़ी थी और वो रोटेट होती हुई वहाँ तक गई। इस एग्जांपल में हमारे लिए इसकी बात को ट्रेस करना काफ़ी सिंपल था क्योंकि वो एक पॉइंट मास था, लेकिन यहाँ पर उसका साइज बड़ा है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इसलिए हमारे लिए इसकी बात को ट्रेस करना या इसको स्टडी करना ये डिफिकल्ट हुआ। प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारी इन रियलिटी सभी जो चीज़ें होती हैं या मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होती हैं और उनको स्टडी करने में लिए आसानी हो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं, वो कोई पॉइंट मास है। अब पॉइंट मास कंसिडर किस टाइप से करते हैं वो हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि जेरी एक बॉक्स पर बैठा है जिसमें चीज़ रखा हुआ है। अब क्योंकि इस बॉक्स में चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए उसका मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास या एक्सटेंडेड मास कहेंगे। तभी जेरी को जो कि काफ़ी भूखा था उस बॉक्स में जाने का रास्ता मिल गया और उसके बाद जेरी उस सारी चीज़ को चढ़ कर गया। अब आप सोचिए कि उस बॉक्स का मास पहले जितना था अब भी उतना ही है, फ़र्क बस इतना है कि पहले जो मास फैला हुआ था अब वो किसी छोटी सी जगह में है। बस यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मास और पॉइंट मास। लेकिन ये जो पॉइंट मास होगा वो जेरी के पेट जितना बड़ा नहीं होगा, वो काफ़ी छोटा होगा। हम ये तो समझ गए कि मास जो है वो किसी छोटे से पॉइंट के ऊपर होगा, लेकिन उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी अब वो डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट के शेप पर और उसकी डेंसिटी पर। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी सब जगह सेम है तब वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड होगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तब वो पॉइंट यूजुअली उसके सेंटर में होगा, लेकिन अगर उसका शेप अनसिमेट्रिक है तब उसकी पोजीशन कुछ और होगी और वो हम आगे देखेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों सेम चीज़ है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमने देखा था कि ये एक सेंटर ऑफ मास है, अगर इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तब हम इसे कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अर्थ अपनी फोर्स लगा रही है। और ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट के ऊपर हो। मोस्टली वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो कि उसके बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे होगा। जैसे मान लीजिए कोई आगे चल के कोई ऐसी बिल्डिंग बनी जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इसके जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पर जी की वैल्यू जो थी वो 9.81 थी और उसके टॉप
पॉइंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू थी वो 9.0 था। अब इस कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा। तो बस इतना याद रखिए कि हर प्रैक्टिकल हमारी आसपास की जो सारी चीज़ें हैं जो 3 डायमेंशनल है और जिसका कुछ वॉल्यूम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। हम सिर्फ मान के चलते हैं कि कोई एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और उसी के ऊपर उस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को कहेंगे जहाँ पर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, और ये भी एक इमेजिनरी पॉइंट है। इन रियलिटी वो जो अर्थ है हमारी सारी की सारी बॉडी के ऊपर अपनी फोर्स को एक्ट करती है, लेकिन चीज़ों के ऑब्जर्वेशन या उनकी स्टडी के लिए सिंप्लिसिटी हो जाए इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम मतलब मोस्टली एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में डिफरेंस हो, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे होगा। अब हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ें जो है ज़मीन के ऊपर क्यों गिरती हैं। मान लीजिए कोई एक ग्लास कंटेनर है और उसके अंदर पानी है भरा हुआ, और क्योंकि पानी का कुछ मास होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, और लेकिन हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये पॉइंट मास है और ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास, और यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारी जो अर्थ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस लाइन के थ्रू, या फिर इसके ऊपर अर्थ की जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स वो कुछ ऐसे पास होगी। आप क्या करते हो कि आप इस ग्लास को यहाँ से फोर्स लगाते हो और उसको टिल्ट करते हो, धीरे धीरे आप इसको टिल्ट करते हो। टिल्ट करने की वजह से ये जो सेंटर ऑफ मास है वो भी हटता जाएगा और उसकी वैल्यू कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। तो जब ये सेंटर ऑफ मास जो है इस बेस से हट जाएगा, यानी वो इतना टिल्ट हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो था इसके बेस से हट गया, तब वो चीज़ गिर जाएगी। तो चीज़ें कब गिरती हैं? जब उनका सेंटर ऑफ मास या उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उनके बेस से पास नहीं होता या उनके बेस से हट जाता है। जैसे कि आपने पीसा टावर देखा होगा कि वो टिल्ट है लेकिन वो गिरा नहीं। वो इसलिए नहीं गिरा क्योंकि अब भी उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बेस से ही पास हो रहा है। जिस दिन वो उसके बेस से हट जाएगा, इतनी टिल्ट हो जाएगी, तब वो ज़रूर गिरेगा।